कि एक छोटा सा लोग काम करते हैं, 1 रुपये का काम होता है, 10 रुपये की अपनी इश्तिहार चला देते हैं। सबसे बड़ी जो पाकिस्तानी यूथ की स्ट्रेंथ है वो है उसका हार को ना मानना। आप यूनिवर्सिटी माशाल्लाह एक बेहतरीन रन कर रहे हैं, तो इस पूरे मॉडल को लोग कहते हैं कि ये बिज़नेस हब है, लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो यूएमटी इन सारी की सारी चीज़ों से अपने आप को किस तरह डिफ़र करती है? 17-18 करोड़ अफराद है जो कि 25,000 रुपये से कम माहाना में गुजारा करते हैं, और ये आप ये देखें कि ये एक गरीबों का समंदर है। नो डाउट आप लोगों ने स्कॉलरशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, आपने बहुत सारे हज़ारों बच्चों को आप लोगों ने सपोर्ट किया थ्रू स्कॉलरशिप्स, थ्रू आइलम फंड्स। क्या यूएमटी सिर्फ डिग्री दे रहा है उन बच्चों को या कोई माइंडसेट भी डेवलप कर रहा है? अगर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एग्जैक्टली। तो अगर ये कर सकते हैं, ये भी पाकिस्तानी है और अपनी मदद आपके तहत ये तालीम जो है उसको उजागर कर रहे हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं ये काम कर रही? तो मैं तो नंबर 1 ब्लेम इसका हुकूमत को ही जो है ठहराता हूँ, इसका दे आर गिल्टी एज चार्ज्ड। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। भाई हमने देखा कि आपने बड़ी यंग एज के अंदर 3 मिनिस्ट्री संभाल ली, तो ये लोग तो सारी ज़िंदगी कोशिश करके और मिनिस्टर नहीं बन पाते, तो 3 मिनिस्ट्रीज़ कैसे मिल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर सिद्दीकी है, आप देख रहे हैं उज़ैर सिद्दीकी पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर इनके पूरे ख़ानदान का एक नाम है। इनके ग्रैंडफादर दादा अबू खुर्रम मुराद साहब, इनके वालिद मोहतरम डॉक्टर हसन मुराद साहब और इब्राहिम मुराद साहब आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। पाकिस्तान की यूथ के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एक यंग एज के अंदर 3 मिनिस्ट्री संभाली, पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के आज प्रेसिडेंट भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ जो इस टाइम डीमोटिवेट है उसके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आज हम इब्राहिम भाई से बात करेंगे पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर, पाकिस्तान की यूथ के ऊपर और इनका गवर्नेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ये एपिसोड आखिर तक देखना ना भूलिएगा। लेट्स डाइव इन। थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, आपने अपने टफ स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं ये समझता हूँ कि आपका जितनी यंग एज में इतना टफ स्केड्यूल होता है, आपका दिन 24 घंटे का नहीं 48 घंटे का होना चाहिए। बाय द वे, अपने दिन का आगाज़ आप कैसे करते हैं? दिन का आगाज़ शुरू होता है सुबह, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। ये एक शायद गलत आदत है कि इतवार को भी सुबह 7 बजे जो है 8 बजे आई एम अप। अच्छा। और ये कि कुछ न्यूज़ देख ली और कुछ कैचअप कर लिया कि क्योंकि यूएस के अंदर जो एक्टिविटी होती है बाकी मार्केट्स में वो थोड़ी सी ऑब्वियसली पाकिस्तान उस वक्त रात का वक्त होता है, तो टाइम डिफरेंस है, उधर इधर रात होती है उधर दिन होता है, तो वो देख लेते हैं कि ग्लोबल अफेयर्स में क्या हुआ है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हुआ है, तो वो एक फॉलो मैं करता हूँ और इकॉनमी को देखता हूँ। इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं। सुबह थोड़ी इबादत कर ली, कुरान पढ़ लिया, सुन लिया, तो इस तरह के कुछ चीज़ें थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ मैं सुबह उठ के घंटा डेढ़। बेहतरीन, बड़ी अच्छी रूटीन है। मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम जिस टाइम यूथ है ना उसको यही शायद एक पोर्टफोलियो फॉलो करना चाहिए। इब्राहिम भाई, आपकी एजुकेशन यूके से, आपने कुछ कोर्सेज अपने कनाडा से भी किए हैं। आप जब वापस पाकिस्तान आए तो आपको क्या मेजर डिफरेंस महसूस हुआ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा जो पहली बार आप आते हैं ना कुछ ऐसा बाहर रह के, तो सबसे पहले तो आप रोड पे डिफरेंस महसूस करते हैं कि आपको लगता है आप गाड़ी लग गई आप गाड़ी लगी ये आके, तो वो आपकी एक वो जो होती है ना कंफर्ट और कॉन्फिडेंस, वो लूज़ हो गया होता है, क्योंकि बाहर आपको पता है हर चीज़ एक कायदे के साथ चलती है और सिग्नल पे लोग रुकते हैं और लाइन, और मैं समझता हूँ कि इससे एक कौम की जो ना शनाख्त होती है कि आप देखें कि इधर आप जब दीवार पे देखेंगे तो लोगों ने कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ कूड़ा फेंका हुआ होगा, पीप आपको नज़र आएगी। तो ये कि अगर किसी दफ्तर में जाएंगे तो लोग लाइन में नहीं खड़ा होना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले तो आदमी नोटिस करता है कि थोड़ी सी डिसऑर्डरली जो है ना मामलात है। और फिर ये कि उसमें एक आदमी को ये भी होती है कि इनको जो है ना कुछ ज़रूरत है कि गाइडेंस की, और ये भी जिस तरह बाकी मुल्क हैं, एडवांस्ड इकॉनमीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, जिधर डिसिप्लिन है, जिधर मेरिट है, जिधर सफाई है, तो ये सब चीज़ें एक तो पहला तो आप ये चीज़ नोटिस करते हैं। और एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है जब आप जाते हैं तो ये कि उधर जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा
लर्नर सेंट्रिक है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। जो तालिब इल्म है वो उनका मरकज़ होता है। बिल्कुल ठीक है। इधर मैं देखता हूँ कि इधर थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या उस्ताद वो अपने आप को मरकज़ समझता है। तो जो स्टूडेंट सेंट्रिसिटी है कि आपकी सारी अटेंशन उस स्टूडेंट पे हो, उस स्टूडेंट की वजह से वो इदारा एग्जिस्ट करता है। तो ये जो माइंडसेट है ये उस तरह से इधर एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समझे कमी है जो हम देखते हैं और जिस पे हमें थोड़ा और फोकस करना चाहिए। हमारा सोशल कल्चर है, मुख्तलिफ उसके रीजंस हैं, लेकिन नंबर 1 तो ये कि जो स्टूडेंट सेंट्रिसिटी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर, इदारे के अंदर, असातिज़ा के अंदर एक डीप ऑब्सेशन हो। बिल्कुल ठीक है। एक डीप ऑब्सेशन हो स्टूडेंट सक्सेस के लिए, डीप ऑब्सेशन। उनका अपना विजन भी क्लियर होना चाहिए, जिसे कहते हैं इश्क की तरह उनको लगाओ कि जो तालिब इल्म मेरी क्लास में बैठा है इसको मैंने कामयाब बनाना है। बेहतरीन। तो ये एक मैं देखता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमने आगे नोटिस की थोड़ी। ज़बरदस्त। अच्छा इब्राहिम भाई, व्हाट डू यू फील अबाउट करिकुलम? मतलब हम देखते हैं वहाँ पर टर्म सिस्टम है कि 3 माह की एक टर्म है, या अगर सेमेस्टर सिस्टम भी है तो बच्चे के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि बच्चा अपने टेस्ट के मुताबिक अपने मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकता है। मतलब बच्चे को वो मौका प्रोवाइड करते हैं कि बच्चा एजुकेशन के साथ साथ एक्सप्लोर कर सकता है। उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि उसने जो है ना वो असाइनमेंट्स जमा करानी है। असाइनमेंट्स का भी एक लंबा टाइम बच्चे को मिलता है वहाँ पे। वुड आई वांट टू से कि बच्चे को वो मौका दे रहे होते हैं कि बच्चा एक्सपोजर ले सकता है, बच्चा एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड बच्चा एक्सपीरियंस ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे बच्चे को सिर्फ एग्ज़ाम की टेंशन होती है। आज भी मतलब मेरी स्टूडेंट से मुलाकात होती है तो बच्चे ये कहते हैं कि यार वो टीचर कहता है कि जो बुक के अंदर लिखा हुआ है ना वही तुमने कॉपी करके लाना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ऑल थिंग्स कि किस तरह चेंज हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, टर्म सिस्टम या एनुअल सिस्टम ये तो अब इससे भी बात आगे चली गई। अब तो लेट से आप उसको भी मज़ीद ब्रेकअप करें वीकली असेसमेंट्स में, और विद इन द क्लास यू असेस द स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम्स, दो बार। अगर आपकी लेट से 1.5 घंटे की क्लास है तो उसी में आप एवरी 30 मिनट्स एक क्विज़ ले लें। मैं जब कनाडा में पढ़ रहा था तो हमारी क्लास में अगर आपने वो शो देखा हो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, तो उसमें ऑडियंस के पास ना एक वो उन्होंने डिवाइस दी होती है, वो कहते हैं ऑप्शन होती है ऑडियंस पोल। तो वो सवाल का जवाब नहीं आता तो वो ऑडियंस सारी जो है ना ABCD आंसर करती है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें उन्होंने क्लिकर्स दिए होते थे कनाडा में, और क्लास में हर 5-7 मिनट बाद जो प्रोफेसर था उसकी स्लाइड के अंदर जो कॉन्सेप्ट पिछला 5 मिनट उसने डिस्कस किया होता था उसके रिलेटेड एक सवाल होता था। वो सवाल हमारी स्क्रीन पे आता था और वो कहता था अब आप इसका जवाब दें। तो ऑडियंस फिर जो है ना पोल करती थी कि ABCD, और वो पूरा ग्राफ जो है ना उस तरह नज़र आता था। तो अब तो जो लर्निंग है ना वो काफ़ी इवॉल्व कर गई है। रियल टाइम लर्निंग है, प्रोग्रेसिव लर्निंग है, और कस्टमाइज्ड लर्निंग है कि आप सेंस कर लें असेसमेंट के थ्रू कि आप किधर स्टैंड करते हैं और उसके लिहाज से आपको कंटेंट आए। तो ये कि इसमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल है और टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। लर्निंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, मुख्तलिफ जो इनोवेशन है पेडागोजी में, करिकुलम के अंदर, तो इस पे फोकस करने की मेरे ख्याल से ज़्यादा थोड़ी ज़रूरत है कि आप एक है कि आपका पढ़ाने का स्टाइल है, और दूसरा ये कि आपने पढ़ाना किस तरह है कि वो जो करिकुलम है उसकी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कैसे हुआ हुआ है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड है, ठीक है, उसमें सिमुलेशंस हैं, उसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ हैं। तो इस पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम ट्रांजिशन करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस टाइम, पाकिस्तान के जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल से लेकर ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी तक, इन चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का इस टाइम 65% हिस्सा ज़ाहिर है वो यूथ जो है वो पार्टिसिपेट करती है। इब्राहिम भाई, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल क्राइसिस हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि मौजूद हैं। बजट के अंदर जब भी कट लगता है तो एजुकेशन के उसमें सेक्टर में लगता है। व्हाट डू यू थिंक कि कसूर किसका है? गवर्नेंस का इशू है, लीडरशिप क्राइसिस है, क्या मसला है क्या असल में पाकिस्तान के साथ? देखिए, सबसे पहली तो बात यही कि आप उधर इन्वेस्ट करते हैं जो जिधर आपकी प्रायोरिटी हो। एग्जैक्टली। जिधर आपको लगे कि आपको इधर से रिटर्न मिलेगा। तो बदकिस्मती से हमारी जो हुकूमत है वो एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं समझती, और आप उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है GDP की परसेंटेज की, वो तकरीबन 0.6% है। एग्जैक्टली। और भारत और बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं
वो तकरीबन 2-2.5% पे है, और बाकी जो इजराइल और ऐसे जो मुल्क हैं वो 5% पे जो है इन्वेस्ट करते हैं अपनी टोटल जीडीपी का तालीम पे। तो नंबर 1 तो ये है कि एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जिस तरह आपने कहा कि अब जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन है उसका बजट जो है वो हर साल 15-20 अरब रुपए घट जाता है, ऐसे ही है। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को फंड नहीं करेंगे, स्कूल्स के अंदर आप देखते हैं कि 30-40% स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, 20-25% स्कूल हैं जिनके अंदर लाइट नहीं है, और 30-35% स्कूल हैं जिनमें बाथरूम नहीं है। तो इस तरह के जब हालात हों और तालीम को समझें, कुछ लोग सियासतदान समझते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, और अगर तालीम आ जाएगी तो शऊर आ जाएगा, और शऊर आ जाएगा तो ये हमारी ग़ुलामी से निकल जाएंगे। तो इस तरह के जो मामलात हैं, मैं तो समझता हूँ कि देखें जो भी है सिविल सोसाइटी एक हद तक काम कर सकती है। सिविल सोसाइटी ने काम करना है। सिविल सोसाइटी हुकूमत से 1 लाख गुना ज़्यादा काम कर रही है। आप अलखिदमत को देखें कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एजुकेशन में। गजाली है, TCF है, पेन है, बैठक स्कूल है, नेटवर्क, ये आप देखें, रीड फाउंडेशन है कश्मीर में, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं, से ज़्यादा काम कर तो रहे हैं। आप ये देखें कि अगर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो अगर ये कर सकते हैं, ये भी पाकिस्तानी है, और अपनी मदद आपके तहत ये तालीम जो है उसको उजागर कर रहे हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं ये काम कर रही? तो मैं तो नंबर 1 ब्लेम इसका हुकूमत को ही जो है ठहराता हूँ, इसका दे आर गिल्टी एज चार्ज्ड। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। इब्राहिम भाई, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को, बल्कि पूरे एजुकेशन से रेलिवेंट जितने लोग, कोई स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेज की चेन चला रहा है, आप यूनिवर्सिटी माशाल्लाह एक बेहतरीन रन कर रहे हैं, तो इस पूरे मॉडल को लोग कहते हैं कि ये बिज़नेस हब है, लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो UMT इन सारी की सारी चीज़ों से अपने आप को किस तरह डिफ़र करती है? सही, देखिए मैं इस तरह आपको यूनिवर्सिटी UMT तो एक समझे इदारा है, ठीक है, और ये कि हमारे तो यूनिवर्सिटी में 64% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, और ये मेरे वालिद साहब मरहूम का एक प्रिंसिपल था कि अगर किसी के पास मेरिट है और एडमिशन है लेकिन फ़ीस के पैसे नहीं है तो उसकी फ़ीस जो है वो इदारा देगा। परफेक्ट। तो हमने देखा कि पिछले 5-6 सालों में ये 40% से नंबर स्कॉलरशिप अवॉर्डीज़ का 64% पे चला गया है, और तकरीबन हम 15 अरब रुपए की स्कॉलरशिप दे चुके हैं। अच्छा, और 20 से ज़ायद इकसाम की स्कॉलरशिप्स हैं। तकरीबन 1000 यतीम पढ़ रहे हैं। हमारे पास रेफ्यूजीज़ पढ़ रहे हैं, यमन से, सोमालिया से, सूडान से, चाड से, सेंट्रल एशिया से, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से। फिर माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं। हमने जस्टिस कॉर्नेलियस के नाम से क्रिश्चियंस के लिए स्कॉलरशिप का इनकाद किया हुआ है। श्री गुरु नानक जी के नाम से सिख तलबा के लिए हमने स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की हुई हैं। हमारे पास रिमोट एरिया स्कॉलरशिप्स हैं कि आप पाकिस्तान के अगर किसी बैकवर्ड तरीन इलाके से हैं, सिंध से हैं आप, इंटीरियर सिंध से, आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, उनके लिए हमारे पास खुसूसी स्कॉलरशिप्स हैं। बलूचिस्तान के हर कबीले से, हर शहर से हम तलबा को लेके आए हैं, उनको हमने एजुकेट किया है। तो मैं अगर देखूं कि एजुकेशन के अंदर ये मतलब पाकिस्तान का क्लियरली सबसे बड़ा स्कॉलरशिप फ़ंड है जो कि सेल्फ फंडेड है और बगैर किसी के ग्रांट्स के, डोनेशंस के ये चल रहा है। और UMT तो इस मामले में जो है मेरे ख़्याल से इसका कोई सानी नहीं है। बेहतरीन। और ये एक मेरे ख़्याल से हम्बल एफर्ट है हमारी, इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह ताला की समझे उसकी रज़ा है, उसकी मंशा है, और हम एक बीच में एक व्हीकल बने हुए हैं और आम जो अवाम है उसको फैज़ हासिल हो रहा है। तो ये है कि ये बहुत बड़ी बात है जो आपने की है कि आपने अगेन क्रेडिट आपने अपना नहीं लिया, वरना लोग तो इस तरह के काम करके तस्वीरें खिंचवा के क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे थे कि हमने बहुत बड़ा जो है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरे वाले साहब का जब इंतकाल हुआ तो मैंने ये ILM फंड का जब मैंने रिव्यू लिया तो पता लगा कि उस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है 2.5 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स ILM फंड दे चुका था। तो मैंने उस जो प्रोजेक्ट का था, मैंने कहा इधर तो कोई अगर समझे मेडिकल वो दवाई की डिस्ट्रीब्यूशन का फ्री कैंप भी लगा देना तो पूरे मोहल्ले में उसके पोस्टर लगे होते हैं। तो मैंने कहा ये तो डॉक्टर हसन मुराद ने मुझे भी नहीं बताया। बड़ी खूबसूरत चीज़ है।
कि 2.5 अरब रुपए की स्कॉलरशिप वो गरीब तलबा को दे चुके हैं। इब्राहिम भाई असल में तो मकसद और था, मकसद तो अल्लाह ताला की रज़ा तो ये थी, देखें लोगों आपके ग्रेटनेस और ह्यूमिलिटी जो ना लोगों में ये किस किस लेवल की होती है। बेहतरीन, कि एक ज़बरदस्त। छोटा सा लोग काम करते हैं, 1 रुपए का काम होता है, 10 रुपए की अपनी इश्तिहार चला देते हैं। ऐसे ही है, सही बात है, यू आर राइट, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इब्राहिम भाई नो डाउट आप लोगों ने स्कॉलरशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, आपने बहुत सारे हज़ारों बच्चों को आप लोगों ने सपोर्ट किया थ्रू स्कॉलरशिप्स, थ्रू आइलम फंड्स। क्या यूएमटी सिर्फ डिग्री दे रहे हैं उन बच्चों को या कोई माइंडसेट भी डेवलप कर रहे हैं? देखिए हमने इस पे ना बहुत ज़्यादा सोचा और ये सारी चीज़ें स्टेम करती हैं आपके विजन और मिशन से। बिल्कुल ठीक है। कि आपका मकसद क्या है, ठीक है, आप दुनिया को किधर देखना चाहते हैं, आपने ये इदारा जो कायम किया इसकी रीज़न क्या थी। तो हमने जब अपने विजन मिशन को देखा तो हमारा विजन था लर्निंग, ठीक है, कि इल्म की आप एक जर्नी, एक स्ट्रगल के अंदर जो है ना कोशिश करें। नंबर 2 हमारा मिशन था लीडिंग, कि आप लीड करें, आप उन लोगों को तैयार करें जो कि लीड कर सकें। और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो कि हमारी पेरेंट बॉडी है, उसका भी यही मकसद था कि पाकिस्तान में और उम्मत मुस्लिमा में क़यादत का एक फुकदान था। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो हमने सोचा कि हमने एक चीज़ पे फोकस करना है, लीडरशिप, और लीडरशिप हमने क्रिएट करनी है थ्रू लर्निंग। इफ़ यू आर नॉट अ गुड लर्नर यू कैन नेवर बी अ गुड लीडर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपने लीडर बनना है तो आपने पहले लर्न करना है। तो जो विजन और मिशन था हमारा, ये हमें बाकी इदारों से मुख्तलिफ करता था और हमने फिर लर्निंग पे काफ़ी फोकस किया कि नॉलेज किस तरह हासिल की जाती है, नॉलेज की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, उसको यूज़ किस तरह किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन जिसे स्किल कहते हैं वो किस तरह होती है। फिर कॉम्पिटेंसी का लफ्ज़ आप सुनते होंगे, तो कॉम्पिटेंसी ये होती है कि आपको किसी एरिया के बारे में इल्म हो, नंबर 2 उसकी जो एप्लीकेशन है उसको आप जानते हो, और नंबर 3 जब आप उस इल्म की एप्लीकेशन करें तो आप उसमें महारत डेवलप कर लें। तो ये जो है हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा, सोचा कि हम किस तरह कॉम्पिटेंसीज लोगों में डेवलप कर सकते हैं। तो लर्निंग, लीडरशिप, ये 2 हमारी की थीम्स थी। फिर हमने जो हमारा अंडर ग्रेजुएट का कोर है उसमें हम मुख्तलिफ ऐसे एरियाज़ पढ़ाते हैं जो कि बाकी शायद यूनिवर्सिटीज़ नहीं ऑफर करती। एंटरप्रेन्योरशिप है वो मैंडेटरी है। फिर लीडरशिप हम पढ़ाते हैं, प्रोफेटिक मॉडल ऑफ लीडरशिप हर किसी को। फिर लाइफ एंड लर्निंग का कोर्स है कि ज़िंदगी और उसके अंदर क्या आपके जो है ना आप किस मोड़ से गुजरेंगे, और इसके साथ साथ एवरीडे साइंस कि आपकी ज़िंदगी के अंदर साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और AI फॉर एवरीवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब स्टूडेंट्स हमारे पढ़ते हैं। तो इस तरह के कुछ कोर्सेज हैं, सोसाइटी के माशरा कैसे फंक्शन करता है, और फिर ये कि एक हमारा कोर्स है ह्यूमन माइंड पे कि दिमाग कैसे सोचता है। तो बड़े हमारे मुख्तलिफ कोर कोर्सेज हैं, तकरीबन 13, जो कि आपकी फाउंडेशन सेट करते हैं, और फिर आप जाके अपने इंजीनियरिंग में, बिज़नेस के अंदर, सोशल साइंसेज में जाके अगले जो है तकरीबन 2.5 साल स्पेशलाइज करते हैं। ज़बरदस्त। आपने भी ये इन सारी सोसाइटीज़ का आपने नाम लिया, आपने बताया कि आपने लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो क्या स्टैट्स बताते हैं आप लोग कितना कामयाब हो गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर करंटली काम करना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। यूथ की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। मतलब अब नो डाउट आप लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को इन्हांस करने का, बच्चे को नरिश करने का, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे की अपनी विलिंगनेस भी तो होनी ज़रूरी है। तो कितना आप लोग समझते हैं, कितना आप लोग कामयाब हो गए इन सारी चीज़ों में, लीडरशिप डेवलप करने में? देखें लीडरशिप जो है ना, एक तो ये कि वो सवाल है बड़ा कि आर यू अ बोर्न लीडर, ठीक है, या कैन एनीवन बिकम अ लीडर। तो एक तो ये कि एनीवन कैन बिकम अ लीडर, हालात भी बना देते हैं, एक्सपोजर हो जाता है, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, ठीक है, आपकी अपनी कोई कंक्लूजन्स होती हैं, मुशाहिदे करते हैं, आप सोचते हैं, फिर आप कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर आप किसी सफ़र पे निकल जाएं। तो इसमें यह कि मुख्तलिफ जो है ना वेरिएशंस हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये है कि उस लेवल की लीडरशिप आज भी बदकिस्मती से हमें मुयसर नहीं है। एक समझे 25 करोड़ का मुल्क है, और ये है कि लीडरशिप ग्रास रूट लेवल पे आपके, अगर आप हुकूमती निज़ाम देखें तो जिस तरह बल्दियात का निज़ाम है वो फ़ाल नहीं है, उधर वो लीडरशिप ग्रास रूट लेवल पे नहीं आ रही, मेयर लेवल पे, यूसीज़ के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो ये एक हमारा है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखें तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स अलाउड नहीं है, तो स्टूडेंट लीडर्स नहीं बन रहे, स्टूडेंट के राइट्स के लिए, यूथ के राइट्स के लिए फ़ाइट करें, वो नहीं है। तो एक ये कहते हैं कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट,
तो लीडरशिप के लिए ना पहली तो बात यह है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह का अगर इन्वायरमेंट हो तो इसमें जो मेन काम होता है वो होता है रेवोल्यूशनरी लीडरशिप। बेहतरीन। रेवोल्यूशनरी लीडरशिप वो होती है जो पूरे निज़ाम को उड़ा दे। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, इधर सिर्फ रेवोल्यूशनरी लीडरशिप जो है ना, रेवोल्यूशनरी लीडरशिप काम आ सकती है। और वही फार्मूला इधर, जिस तरह आप देखें माओ ज़ेडुंग थे, ठीक है, उन्होंने एक मार्च की, 10,000 लोग शहीद हो गए। तो हमें पाकिस्तान के अंदर फ़र्ज़ करें, एक तो दंगा फसाद है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक सिस्टम बन गया वो ऐसा है कि उसमें लीडरशिप को सप्रेस किया जाता है और मेरिट को आगे नहीं लाया जाता, मेरिट पे फैसले नहीं होते। तो इन्वायरमेंट हमारी कंड्यूसिव नहीं है। तो वाहिद जो लीडरशिप इधर फ़र्ज़ करें आ सकती है, वो आ सकती है रेवोल्यूशनरी लीडरशिप, जो कह के सारे मैं निज़ाम को तब्दील करूँगा और मैं ऐसा निज़ाम लेके आऊँगा जिसमें जो है वो मेरिट फ्लरिश करे। तो यूथ जो है वो जब देखती है तो उसके पास वो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी नहीं है लीडरशिप की। लेकिन मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी यूथ मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, सोशल वर्क के अंदर, एजुकेशन के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर, बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में परफॉर्म कर रही है, लीड कर रही है। हमारे पास आइडियल्स हैं, अच्छे आइडियल्स हैं, मौजूद हैं। इन्हें कहते हैं कैंडल्स इन द डार्क, कि एक बिल्कुल जो है वो डार्क कमरा हो और उसमें कुछ आपने जो है वो चिराग जल रहा हो, तो वो कैंडल्स इन द डार्क हैं हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। मेरा ख्याल है यूथ को यहाँ पे सोचने का एक मौका मिल गया कि वो अपने विजन को, अपनी डायरेक्शंस को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। इब्राहिम भाई, हमने देखा कि आपने बड़ी यंग एज के अंदर 3 मिनिस्ट्री संभाल ली। तो ये लोग तो सारी ज़िंदगी कोशिश करके और मिनिस्टर नहीं बन पाते, तो 3 मिनिस्ट्रीज़ कैसे मिल गई आपको? देखिए, एक तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला का जो भी फैसला होता है, ये अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और उससे पहले अल्लाह ताला कहता है कि मैं जिसे चाहे हुकूमत दूँ और जिसे चाहे छीन लूँ। तो ये जो भी होता है दुनिया में, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, मंशा से होता है। तो मैंने तो कभी इसकी कोई किसी से समझे, मेरे दिल में कोई तलब नहीं थी, मैंने किसी से कोई मांगी नहीं। और मेरे ख्याल से कुछ लोग थे वो देखते थे कि मैं कुछ काम करता हूँ, कुछ मेरे अंदर चाहत है, ठीक है, कि कोई पब्लिक की ज़िंदगी में, आम आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके, कोई जो गरीब है उसकी तकलीफ़ दूर हो सके। और एडमिनिस्ट्रेटिव शायद कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास था, तकरीबन समझें अब तो 2014 से मैंने शुरू किया था, तो 11 साल हो गए। तो उन्होंने देखा और उन्होंने समझा होगा कि ये शायद इस काबिल है, तो अल्लाह ताला जो है वो मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि कोशिश की कि नेक नियति से और खुलूस के साथ बेलौस हो के काम किया जाए। जो भी जिम्मेदारी जिसको भी अल्लाह ताला कहीं भी दे, किसी भी मौके पे, मेन तो यही है कि आप खुलूस से काम करें और नेक नियति से काम करें, बेलौस हो के काम करें, और आपकी नीयत ये हो कि इसके ज़रिए मैं अपनी आखिरत संवार लूँ। तो मेन तो ये है पॉइंट्स के, बाकी फिर जो मर्जी हो। इब्राहिम भाई, आप प्रोज कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। आप मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं, कि आप एजुकेशन की फील्ड से मुस्तकिल आप वाबस्ते हैं। एकदम से मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, इतनी लेग पुलिंग और सियासत। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एज ए एजुकेशनिस्ट? आपको सियासतदानों ने एक्सेप्ट किया, ऑन किया? क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? देखिए, पहली तो बात है कि मैं एक सियासतदान नहीं हूँ और मैं सियासत में कभी नहीं था। गवर्नेंस के अंदर मैं आया, और गवर्नेंस के अंदर जो मेरा रिकॉर्ड है वो मेरा 170 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा। मेरी रिपोर्ट है, मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरी एक 50 डे रिपोर्ट है और एक फुल मेरी टर्म की रिपोर्ट है। तो उसमें सारे आपके में डिस्कस भी हम कर लेंगे अगर आप चाहेंगे। जी। तो ये है कि मेरा तो मेन फोकस यही था, गवर्नेंस, नंबर 2 पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इसको इम्प्रूव किया जाए, इस पे काम किया जाए, और यूथ के लिए जो है कुछ बेहतरी लाई जाए, गरीब आदमी के लिए कोई बेहतरी लाई जाए। तो मेन तो ये फोकस था। एजुकेशन में जब आप होते हैं तो आप ऑलरेडी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। ऐसे ही अब हमारे सिस्टम में तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये कि आप डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों के मिलते हैं, वालिदैन से कभी मुलाकात होती है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
वैसे आपसे लोग मिलने आ जाते हैं, कोई सिफारिश करने आ जाता है किसी की, तो आप पब्लिक डीलिंग आपकी एक होती है। तो दुनिया के अंदर मैं देखता हूँ कि जिस तरह आप तैयब अर्दोगान की कैबिनेट देखें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट है उनका, बल्कि अब जो इंटेलिजेंस चीफ है इब्राहिम कालिन, वो भी एक एकेडमिक थे। अच्छा, आप जब अनवर इब्राहिम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, ये भी एक यूनिवर्सिटी में यूएस के अंदर प्रोफेसर थे। तो इस तरह अब यूएस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपनी टर्म के बाद, अब जैसे कॉन्डोलीज़ा राइस थी, ओबामा थे, ये लॉ पढ़ाते थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशनिस्ट जो है ना ये बेस्ट सूटेड है फॉर गवर्नेंस। और अगर आपने मुल्क को ठीक करना है तो आप जो एजुकेशनिस्ट हैं इनके हवाले इस मुल्क को कर दें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सीखते हैं, वो लर्न करते हैं, उनको पब्लिक डीलिंग आती है और वो विजनरी लोग होते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट साइटेड नहीं होते। और नेक्स्ट बात ये है कि दे आर नेवर सेल्फिश, वो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजारते हैं। कोई उस्ताद सेल्फिश नहीं होता, वो हमेशा चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है मेरे से भी आगे बढ़े। तो ये जितने आपके सेल्फिश सियासतदान हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी छुट्टी होनी चाहिए। और ये जो मुल्क है ना, आप उस्तादों के हवाले कर दें। अच्छा, आप इसकी एक कोशिश भी कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो बड़ी कामयाब भी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा वॉलंटियर ड्रिवन गवर्नेंस के ऊपर आप थोड़ा बात करें। आपको कब फील हुआ कि ये इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? क्या विजन था इसके पीछे और क्या अभी सूरत हाल है इसकी? देखिए, मैं जब बल्दियात का कलमदान मेरे पास था तो मैंने देखा कि यूथ पाकिस्तान की, पंजाब की डिजेक्टेड है। और मैंने जिस तरह बात की कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी, तो ये सोचा कि क्यों ना इनको स्टेक होल्डर बनाया जाए और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंदर इनका किरदार हो कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जो बेसिक सिटीज़न सर्विसेज हैं, जो शहरियों को सहूलियात फराम होनी है, उनको ज़्यादा मौसर बनाया जाए और इनके थ्रू उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए। तो हमने फिर वॉलंटियर्स लीडिंग गवर्नेंस का जो है वो इसका इनकाद इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया। और उसमें ये कि पूरे पंजाब से हमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने, यूथ ने ज्वाइन किया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मकसद ये था कि हम सिंपल जो यूथ और जो आवाम की एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विस डिलीवरी उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे। बिल्कुल ठीक है, सिंपल ये हमारा। और यूथ जो है वो प्रायोरिटी हो, यूथ की रिक्वायरमेंट्स, यूथ की नीड्स प्रायोरिटी हो हुकूमत की, और हम उनकी सुनवाई करें, उनकी सुनवाई हो और वो एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करें। तो इसमें हर तबके से, इवन मुझे कोई मिलने आए, उन्होंने कहा मैं कसूर से आया हूँ 60-70 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के, कोई किसी ने कहा मैं बस पे आया हूँ, किसी ने कहा मैं सुनार हूँ अंदरून लाहौर का, एक खातून थी उन्होंने कहा मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई हूँ। मैं भी आपकी वॉलंटियर हूँ। एक वालदा थी, वो आई अपने 2 बच्चों के साथ, उन्होंने कहा ये HSN में पढ़ते हैं, ये भी आपके वॉलंटियर हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्ट आया और काफ़ी हज़ारों हमने पब्लिक सर्विस इश्यूज़ को रिजॉल्व किया स्टेक होल्डर अप्रोच से। तो अब वो आगे चल रहा है, अभी उसको चला रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा इब्राहिम भाई, ये जब आपने इंट्रोड्यूस कर दी, इन ऑपरेशन हो गई, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? मतलब बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, और मतलब व्हाट डू यू फील कि शुरू के अंदर क्या क्या चैलेंजेस थे आपको इन सारी चीज़ों को चलाने में? एक तो ये कि मैं बहुत सरप्राइज था कि लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। अच्छा। और नंबर 2 ये कि उनके अंदर एक खिदमत का जज्बा है, एक कुर्बानी का जज्बा है। तो एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ये सरप्राइजिंग था। और नंबर 3 ये कि कुछ लोगों को जिनको सपोर्ट करनी चाहिए थी उनकी शायद सपोर्ट मैटर भी नहीं करती थी, लेकिन ये कि उन्होंने उस लिहाज से सपोर्ट नहीं की। और जब हमने इसका लॉन्च इवेंट किया तो अलहमरा का हॉल था और पूरा फुल था। और सीढ़ियों पे भी स्टूडेंट्स जो हैं, यूथ जो है, वो हर जगह से आके उधर वो बैठे हुए थे। तो ये कि इसमें ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है, एक आपके पास एबिलिटी है कि आप कुछ कर सकते हैं, और लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस VLG को यूज़ करके आप पूरे पंजाब में, आपके पास कैबिनेट्स हैं, आपके पास हर अजला के अंदर प्रेजेंस है, आपके अंदर हर ज़िले में आपकी प्रेजेंस है, आपकी 26 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी चैप्टर्स हैं, आपके डॉक्टर्स का अलग प्रोफेशनल फोरम है, लॉयर्स का अलग प्रोफेशनल फोरम है, इंजीनियर्स का अलग प्रोफेशनल फोरम है, तो डिफरेंटली एबल्ड अफराद की अलग एक पूरी इसमें सब कमेटी है, बॉडी है। तो मुख्तलिफ इवेंट्स और इस तरह के, और इसमें डिफरेंट हमने फोरम्स वगैरह बनाए हुए। तो ये कि ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है। और इसमें एक जो है वो ये कि लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वक्त नहीं निकाल सकते कि वो अपने आप को 100% कमिट नहीं कर सकते। मुख्तलिफ लोगों की चीज़ें होती हैं, तालीम होती है, जॉब होती है। तो ये कि
इसमें ये कि अगर आपने कुछ एक्चुअली करना है तो आपने 200% कमिटमेंट देनी है। तो यूथ को जो है ना जो पैगाम है वो ये कि आप कोई भी काम करें तो 100% नहीं 200% कमिटमेंट से करें। मेरा ख्याल है मुस्तकिल मिजाजी ये इस टाइम कमी भी है यूथ के अंदर। वो एक काम शुरू करते हैं, उनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, वो स्किप कर देते हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है इब्राहिम भाई। अपनी बात को मैं आगे लेके चलूँगा। आपने 3 मिनिस्ट्री संभाली हैं, कहाँ पे आपको फील हुआ कि पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, बहुत स्लो है? मैं देखें जब पंजाब के मैं कुछ इलाकों का मैंने जब विज़िट किया तो मैंने देखा कि पिछले समझे 78 सालों में हमने आम आदमी को क्या दिया है। आज भी आम आदमी जो है वो खेतों में खड़ा है, ठीक है, उसके पास 1.5, 2, 2.5 एकड़ ज़मीन है और सैलाब आ जाता है, ऐसी को वबा आ जाती है और बेचारा वो बैंकरप्ट हो जाता है। आरतियों के थ्रू जो है वो ब्लैकमेल होता है और हुकूमत कभी कभार जो रेट सेट करती है वो उसको देती नहीं है। तो ये कि मेजॉरिटी आपके एग्रीकल्चर इकॉनमी है, लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ना उधर कोई हेल्थ केयर है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, ना कोई उधर एजुकेशन है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। सिक्योरिटी आप देखें तो अभी मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने, रियासत ने, पाकिस्तानी हम सब इसके ऑब्वियसली सभी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ये कि हम नहीं फ्राहम कर सके। और जब मैं दूसरे ममालिक में जाता हूँ तो मैं चीन को जब देखता हूँ तो 60 करोड़ लोग वो गुर्बत की लकीर से उठा के उनको मिडिल क्लास में ले आए। और मिडिल क्लास क्या होती है कि आपके पास जॉब हो, आपके पास घर हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आपके पास एक अच्छी रिहाइश हो, आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स हो, आप वेकेशन कर लें, आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के चले जाएं। तो ये कि मेन ये काम है आपका। मैं समझता हूँ कि अगर कोई काम है तो आप यही कि आप अपने लोगों को जो है ना लिफ्ट करें और उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इम्प्रूव करें। और जो सबसे बड़ी मैं चीज़ नोटिस की वो यही कि मैंने कहा कि आप देखें कि 24 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है और 70% 25,000 रुपये से कम माहाना आमदन रखते हैं। तो हमारे पास समझें कि आप के कोई 17-18 करोड़ अफराद हैं जो कि 25,000 रुपये से कम माहाना में गुजारा करते हैं। नहीं होता इसमें। और ये आप ये देखें कि ये एक गरीबों का समंदर है जिनके पास ना तालीम है, ना सेहत है, ना हकूक़ है। तो अब ये कि सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो ये कि आप जो 1% है उनकी जगह ये जो बाकी 99% है जो कि पिस रहे हैं, जिनके पास ज़िंदगी में भी कुछ नहीं है, तो ये कि इनको आप किस तरह इक्विप कर सकते हैं, इनको आप किस तरह इनेबल कर सकते हैं, इनकी आप तकदीर, इनकी आप ज़िंदगी, इनके आप हालात, माशी हालात, हर लिहाज से इनकी नस्लें आप कैसे संवार सकते हैं। बेहतरीन मेन गोल ये है और मेन टारगेट ये होना चाहिए। इब्राहिम, मेरा ख्याल है कि आपके जैसे लोगों को ना, आपके जैसे लोग पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। अभी तक मैंने देखा है आपने ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, ना आपको इंटरेस्ट रखते हैं, कोई अपना पार्टी बनाने का इरादा तो नहीं है आपका? नहीं, देखें पार्टी जो है ना, हमारी जो पार्टी है वो पाकिस्तान है। तो ये कि कायद का जो विज़न था, ठीक है, मैं समझता हूँ हर किसी को पार्टीज़ तो समझे एक डिविजन्स हैं, लेकिन मेन ये कि हमने अपनी ज़ात से पहले पाकिस्तान को रखना है। और मैं ये देखता हूँ कि आज जो हालात हैं उनकी वजह ये है कि हम पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो आप उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, आप उसको गंदा नहीं करेंगे, आप उसको बचाएंगे, आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान से प्यार होना चाहिए। और आप यकीन करें, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, अपनी ज़ात से पहले अपने आप से ज़्यादा आपको पाकिस्तान से अकीदत होनी चाहिए, पाकिस्तान से प्यार होना चाहिए। और जिस तरह मैंने कहा कि मुल्क के लिए खिदमत का जज्बा हो और मुल्क के लिए कुर्बानी का जज्बा हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर होगा तो सारी पार्टीज़ और जो भी होगा वो पाकिस्तान के लिए सोचेगा और पाकिस्तान को इम्प्रूव करेगा, बेहतर करेगा। बड़ी खूबसूरत बात है। और अगर ये नहीं होगा, अगर आप पार्टी में ही रह जाएंगे तो आपने देखना है कि भाई यही मेरा जो है ना मकसद है, तो फिर आप पार्टी तक ही रह जाएंगे। बाय द वे, आपको कभी ऑफर आई है कोई पार्टी से कि ज्वाइन कर लें इब्राहिम भाई हमें कोई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो ऑफ़र तो आई, 2-3 बार आई, लेकिन ये है कि मैंने नहीं समझा मुनासिब कि किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए और किसी पार्टी में मैं फ़िलहाल फ़िट होता हूँ, तो या मैं किसी की बहुत ही बड़ी ज़रूरत बन सकता हूँ।
सही है। इब्राहिम भाई, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो लोग जब मिनिस्टर्स बन जाते हैं तो वो पर्क्स एंजॉय करते हैं, वो करप्शन भी करते हैं। तो आई वाज क्वाइट शॉक, यार आपने कोई पर्क्स एंजॉय नहीं किए, मौका मिल गया, यूथ है, ठाटे मारता हुआ खून है, मतलब वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, वैसा चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिंबॉलिक थी, इंटेंशनली कर रहे थे, या वाकई कोई मुआशरे को एक पैगाम देना चाह रहे थे कि सर्विस ज़्यादा मैटर करती है पावर से? देखिए, इससे ज़्यादा भी जो बात है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स है, अब एक आम आदमी जब मोबाइल के अंदर अपना बैलेंस डलवाएगा तो उधर से हुकूमत जो है 100 रुपये पे 10, 15, 20 रुपये काट लेगी। फिर आप जब कॉल करेंगे तो वो 1 मिनट की कॉल पे कुछ 20-30 पैसे उधर हुकूमत काट लेगी। जब आप अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो उस 260-65 रुपये में 80-90 रुपये हुकूमत टैक्स काट लेगी। आपकी तनख्वाह पे टैक्स कटेगा। आप एक च्युइंगम भी खरीदेंगे 20 रुपए की, तो उसमें भी 5 रुपये हुकूमत टैक्स लेगी। आप सड़क पे जाएंगे तो हुकूमत आपसे टोल मांगेगी। तो ये जो पैसे हैं, जो टैक्स के पैसे हैं, ये अफसरों पे लगने चाहिए, ये हुकूमत को अपने ऊपर खर्चने चाहिए, या ये एक अमानत है जो कि गरीब तक पहुंचानी चाहिए। तो मेरा ये यकीन था, मैंने ये कहा कि जितने भी पैसे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, ये अवाम पे लगने चाहिए। इसका जो हकदार है वो गरीब आदमी है। तो मैंने ये समझा और सोचा, मैंने कहा एक तो ऑब्वियसली कोई ऐसी जो तनख्वाह होती है, मराहत होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, घर भी होते हैं, मिनिस्टर्स को मिलते हैं, ट्रैवल के भी होते हैं, मुख्तलिफ हर चीज़ आपको ऑफ़र होती है। लेकिन एक तो मैंने सोचा था और तय किया कि बिल्कुल जो है ना, वी विल सर्व प्रो बोनो। और नंबर 2 ये कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो, जिस तरह आप ये पानी देख रहे हैं, तो मैं पानी भी अपना दफ्तर लेके जाता था और मैं ये पाकिस्तानी पानी पीता था। बाकी जो कुछ अफसर थे वो स्विट्ज़रलैंड का पानी पीते थे और कुछ फ्रांस का पानी पीते थे। तो ये है कि मैं देखता था कि एहसास और वो खाना, मतलब बल्कि मैंने दफ्तर भी अपना एक बनाया हुआ था। मैं समझता था कि बिजली, पानी, गैस और ये एयर कंडीशनिंग का भी खर्चा नहीं मेरा हुकूमत को पड़ना चाहिए। तो फॉरेन ट्रेवल्स भी थे, वो भी अपनी जो है वसाइल से किए, पर्सनल यूज़ से किए। तो ये कि मैं समझता हूँ ये एक एहसास है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एहसास है। एहसास आप में आ जाए, जो लोग हैं हुकूमत में, वो देखे ना, जब गरीब आदमी खड़ा होता है सड़क पे ठेले पे अपने, वो देखता है कि एक गाड़ी का एक जो है ना पूरा एक बारात गुजरी है, 40-45 लैंड क्रूज़र, हाईलक्स और ये डाले और पता नहीं क्या क्या, तो उसका दिल जो है ना वो दुखता है। वो कहता है कि इधर मेरे पास साइकिल नहीं है और मेरे जो हुक्मरान हैं, जो कि मेरे ही वजह से एग्जिस्ट करते हैं, वो इतनी आशियाँ कर रहे हैं और अरबों रुपए की गाड़ियों में फिर रहे हैं और करोड़ों रुपए का डीजल फूक रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ सिर्फ एहसास है। जिस एहसास हो जाएगा ना, तो उस दिन ये मुल्क ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप, मैं कुछ तारीफ़ नहीं है, लेकिन आप रोल मॉडल हैं उन हुक्मरानों के लिए जिनकी, सॉरी टू से, जिनके पैर कब्र में है लेकिन अभी तक उनकी आशिया ख़त्म नहीं हो रही, और आपने यंग एज के अंदर इस सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया। इब्राहिम भाई, यूथ के ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। हमारा 65% हिस्सा है यूथ का पाकिस्तान के अंदर, मुल्क का फ्यूचर है। यूथ हम देखते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई हुई है। आप मुस्तकिल स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, आप सारे के सारे सिस्टम को आप अंदर से देख रहे हैं। वीकनेसेस के ऊपर सारे लोग बात करते हैं, नेगेटिविटी के ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी यूथ के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है जो आप समझते हैं कि यार ये काम बेहतरीन है हमारे यूथ के अंदर? सबसे बड़ी जो पाकिस्तानी यूथ की स्ट्रेंथ है वो है उसका हार को ना मानना। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी वबा ले आए, आपकी एक 6-7 गुना बड़े मुल्क से जंग हो जाए, आपके सैलाब आ जाए, जल्जले आ जाएं, जो मर्जी हो जाए, इकोनॉमी का इतना बड़ा बहरान आए कि लोगों को समझ ही ना आए कि हमने करना क्या है, यूथ आपकी जो है ना हार नहीं मानती। यूथ के अंदर जो रेजिलियंस है, यूथ के अंदर जो परसिवेरेंस है, और यूथ के अंदर जो कंसिस्टेंसी है, यूथ के अंदर जो मोटिवेशन है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कोई ऐसी यूथ नहीं है जो कि इतनी टफ हो। और मैं इसको कहता हूँ पाकिस्तान टफ। और आप देखें कि मैं बाहर भी रहा, तो मैं जब कनाडा था, नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ मैं देखता था कि जो वहाँ के नौजवान हैं वो बहुत ही नाजुक, और कभी उन्होंने कोई वबा नहीं देखी,
कभी उन्होंने कोई जो है वो गर्दो गुबार नहीं देखा, कभी धूप नहीं देखी, ठीक है, कभी उनको किसी खुदकश धमाके का नहीं पता, दहशतगर्दी का नहीं उनको अंदाज़ा, उनको डेंगू का नहीं पता। तो वो ये कि हर उनको माशी मुश्किलात का नहीं पता, दुनिया की जो हकीकत है उसका उनको अंदाज़ा ही नहीं है, उनको गुर्बत का नहीं पता। तो पाकिस्तानी जो नौजवान है ना, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उससे उसका इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है हमारी। और वो इन सब के बावजूद कंसिस्टेंटली फाइट करता है, वो ग्रो करता है, वो लीड करता है और वो सक्सीड करता है। बिल्कुल। तो ये जो है ना एक है, मैं देखता हूँ कि जो सबसे बड़े पाकिस्तानी यूथ जो है ये मुनफरिद है, और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, ये दुनिया को लीड कर सकती है। इस बात पे आप थोड़ा जो है ना सोचिएगा जाके कि देखें, एक यूथ है जो कि माजरत से आम जबान में यूथ है मॉम डैड टॉम केक, ठीक है, एक यूथ है समझे जो मॉम डैड टॉम केक है, और एक है जो कि बिल्ट टफ है, रफ एंड टफ, पाकिस्तान टफ है, जिसने मुश्किलात देखी हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, जबरदस्त, ठीक है। तो और ये जो है ना, ये सारे हालात जिन्होंने उसको शेप किया, तो जब पाकिस्तानी यूथ है, ये अगर कोई भी यूथ पाकिस्तान में कामयाब है, वो दुनिया में भी कामयाब हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे इसमें यूथ में कोई ऐसी कमी नहीं है। बेहतरीन। मेरा ख्याल है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज के हमारे पॉडकास्ट का, कि हमारे यूथ को कोई मोटिवेशन मिले। अच्छा इब्राहिम भाई, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस टाइम जो कल्चर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर प्रमोट हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रैक्शन फैलाई है या अवेयरनेस फैलाई है? देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, दिस इज़ ऑब्वियसली अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। और प्लेटफॉर्म इस तरह है कि जिस तरह आप हवाई अड्डे पे जाए तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने कहाँ की फ़्लाइट लेनी है। बेहतरीन मिसाल है, ज़बरदस्त। आप मक्का की भी फ़्लाइट ले सकते हैं, ठीक है, आप वेगस भी जा सकते हैं, आप दुबई भी जा सकते हैं। तो आप दुनिया में जहाँ मर्जी आप जाएं, आप जा सकते हैं, जिस मर्जी मकसद के लिए जाएं आप जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आप उधर टाइम भी ज़ाया कर सकते हैं, आप उधर फजूलियात में भी जो है वो वक्त सफ़र कर सकते हैं, प्रोडक्टिव काम भी कर सकते आप हैं, उधर नेटवर्क कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को उधर एक्सपेंड कर सकते हैं, आप उधर वो लोग जो मैटर करते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे नेटवर्क कर सकते हैं, उनसे ताल्लुकात बना सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। कहते हैं कि योर नेट वर्थ इज़ योर नेटवर्क, योर नेट वर्थ इज़ योर नेटवर्क। तो बहुत से काम होते हैं जो कि अगर आपके कनेक्शंस हों तो वो मामला दुरुस्त हो जाते हैं। लर्निंग भी है, नॉलेज भी है, रिलीजियस नॉलेज, कैरेक्टर बिल्ड आप कर सकते हैं, आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप लोगों के तजुर्बे से सीख सकते हैं, आप मेंटोर्स तलाश कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आप जिस तरह मर्जी इसका यूज़ करें, ये आप पे है। बेहतरीन। इब्राहिम भाई, हमारा सेकंड लास्ट सेगमेंट है और रैपिड फायर है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपने उसका जवाब देना है जी। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? मैं कॉफ़ी पीता हूँ। कॉफ़ी पीते हैं, अच्छा, ज़बरदस्त। अब अगला वैसे बाय द वे मेरा सवाल चाय या कॉफ़ी था, आपने इसका जवाब दे दिया। इब्राहिम भाई, कभी क्लास कोई और बंक पूछ ले करके आप सवाल, निहारी या बिरयानी पूछ ले। वो करते हैं आगे डिस्कस। इब्राहिम भाई, कभी क्लास बंक करके ड्यूरिंग स्टडीज मूवी देखने गए हैं? नहीं, मूवी नहीं देखने गए, कभी नहीं गए, वैसे ही सैर सपाटा करने गए होंगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। यूएमटी के स्टूडेंट्स की कोई ऐसी चीज़ यूएमटी के स्टूडेंट्स जो करते हैं और आप उसको सीक्रेटली पसंद करते हैं? मेरा ख्याल से कभी कभार वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं अपने मजाक में, मीम्स में, आप उसको सीक्रेटली पसंद करते हैं? उसको देख के खुश होते हैं। बेहतरीन। आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर क्या है, जिम, वॉक या स्क्रॉलिंग? नहीं, मैं कभी कभार चला जाता हूँ शूटिंग रेंज पे, अच्छा, और स्कीट शूटिंग करता हूँ, तो वो काफ़ी जो है होता है, वो स्ट्रेस रिलीफ है। Stressing, बेहतरीन, बिल्कुल। बेहतरीन। Relaxing। एजुकेशन रिफॉर्म्स के अलावा अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो पहला काम आप क्या करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। चलिए हम टाइम आगे बढ़ा लेते हैं। आपको अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हम देखें, नंबर 1 यही है कि 66% यूथ है, तो यूथ को प्रायोरिटी बनाना है, बस ये काम करना है। खूबसूरत, खूबसूरत। अपनी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करें जो आप आज तक नहीं भूलते? आप
थोड़ा एक्सपेंड करें, किस तरह का मोमेंट, खुशी वाला मोमेंट या कुछ सवाल में थोड़ी आप दोबारा रिफ्रेश करें इसको दोबारा पूछे could सवाल। be anything, like could be emotional as well, हाँ, could be emotional. मेरे ख्याल से जब कार हादसे में मेरे वालिद साहब को मैंने खोया, तो वो ऐसा है कि जो मेरे ख्याल से मोमेंट भूल नहीं सकते कभी। डॉक्टर साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अगर यूएमटी के स्टूडेंट्स आपको कोई एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें, आप क्या चाहेंगे कि वो क्या हो? मेरे ख्याल से यही कहें कि सेल्फलेस केयरिंग, सेल्फलेस। बेहतरीन। रहम भाई, हमारे आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, पाकिस्तानी यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आखिर में? पाकिस्तानी यूथ के लिए देखें एक ही है पैगाम के आप नॉलेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंस जितनी मर्जी हासिल कर लें, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कैरेक्टर। बेहतरीन। और अगर आप अपने कैरेक्टर को मास्टर कर लेंगे, कैरेक्टर को परफेक्ट कर लेंगे, नबी की सीरत को अपना लेंगे, तो आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और अगले जहां में भी कामयाब होंगे। खूबसूरत बात। तो एंटरप्रेन्योरशिप, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, तालीम, ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका कैरेक्टर है, आपकी शख्सियत है, आपका किरदार है, आपकी वैल्यूज़ हैं। ज़बरदस्त। तो आपने सिर्फ इनको अपनाना है, सीरत को अपनाएं, और आपकी दुनिया में हर रास्ता, हर दरवाज़ा आपके लिए वैसे ही खुल जाएगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, इट वाज़ अ वेरी नाइस सेशन। मैं पर्सनली आपकी बातों के अंदर खो गया था, बड़ी मुश्किलों से मैं अपने आप को अगले सवाल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।